नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की वीवीआर मिसाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की मेजॉरिटी वीवीआर मिसाइल की बात करें वो रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल्स होते हैं, जिनकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर के आसपास की होती है। और 2019 के बाद भारत की तरफ से इसकी एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को R-27 ER और ET वर्जन को भी खरीदा गया था, जिनमें से R-77 की जो रेंज है वो अभी 110 किलोमीटर के आसपास होती है। और R-27 की ER और ET वर्जन की बात करें तो इनकी रेंज भी लगभग 130 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन रशियन ओरिजिन मिसाइल से भारत इतना खुश नहीं, क्योंकि पहले तो इनकी हिट प्रोबेबिलिटी काफी हद तक लो रहता है, क्योंकि जो R-27 मिसाइल्स होती है ये फॉक्स 1 कैटेगरी के मिसाइल होते हैं और साथ ही इनकी सेल्फ लाइफ काफी कम होता है, जिस वजह से ये वक्त से पहले खराब हो जाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सभी फाइटर जेट्स में इंडियन ओरिजिन अस्त्र मॉक 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, जिसका रेंज 110 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और ये हमारी रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होने वाला है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके लिए मास ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया गया, जिसमें करीब 440 के आसपास मिसाइल को ऑर्डर किया गया था। और ये आने वाले 4 सालों तक हर साल हमको 100 मिसाइल को डिलीवर किया जाए। इसके बाद अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से स्पेशली अपनी सुखोई फ्लीट में अभी IWER मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। ये एक इजरायली ओरिजिन मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 140 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। लेकिन इसको नॉर्मली 100 किलोमीटर ज्यादा बताया जाता है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम रेंज 140 किलोमीटर होने वाली है। इसकी एक और खास बात यह कि इसमें 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को डिप्लॉय करके जैम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अभी इसे तेजस MK-1A फ्लीट में भी डिफॉल्ट वेपन के तौर पर ऑफर किया जा रहा है। अब फिलहाल अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 आने तक IWER मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के साथ एंगेज होने में इंडियन एयरफोर्स की सुखोई फ्लीट को सक्षम बनाने वाला है, क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान को अपनी PL-15E मिसाइल को सप्लाई करता है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और अगर हम अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर है, तो ये PL-15 की रेंज को मैच नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर IWER मिसाइल की बात करें तो ये PL-15 रेंज को करीब करीब मैच कर रहा है। हालांकि इसकी रेंज थोड़ा सा कम है, लेकिन जब हम बियॉन्ड 100 किलोमीटर की VVR एंगेजमेंट की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर वहां पे बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट करने वाला है। और इसमें एयरक्राफ्ट की जो रिस्पॉन्स टाइम होता है बस 1 से 2 सेकंड के आसपास डिले हो सकता है, जो कि इतने डिस्टेंस पर कोई खास मायने नहीं रखता है। इसके बाद अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल एंट्री करने वाले, जिसके बाद भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों के ऊपर क्लियर एडवांटेजेस मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ, और अभी NI की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड और पाकिस्तान की नेवी के बीच पिछले महीने एक आमना सामना हो चुका है, जिसमें पाकिस्तानी नेवी की एक वॉरशिप और इंडियन कोस्ट गार्ड की दोनों एयरक्राफ्ट के बीच कांटेक्ट हुआ था। यह हादसा जून के महीने में हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट यहाँ पे बताया नहीं गया था। गवर्नमेंट की तरफ से NI को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में पाकिस्तानी नेवी की शिप PNS आलमगीर को गुजरात की कोस्ट के आसपास पाकिस्तानी वाटर छोड़ के इंडियन वाटर में आते हुए स्पॉट किया गया था, और इसको तुरंत ही इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से डिटेक्ट कर लिया गया था। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अपनी मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को PNS आलमगीर को रोकने के लिए भेजा गया था। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ड्रोन एयरक्राफ्ट था, जो कि बेसिकली सर्वेलेंस रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके पास कोई भी वेपन मौजूद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी वॉरशिप ने इंडियन वाटर में एंटर किया था, तो उसके तुरंत बाद ही इंडियन कोस्ट गार्ड की दोनों एयरक्राफ्ट की तरफ से उनको रेडियो मैसेज भेजा गया था कि वो पाकिस्तान की वाटर छोड़ के अभी इंडियन वाटर में घुस चुके हैं, तो जितनी जल्दी हो सके वो वापस चले जाए। लेकिन रिपीटेड मैसेज भेजने के बाद भी पाकिस्तानी वॉरशिप की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड की दोनों एयरक्राफ्ट के मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया गया था, और वो अपने कोर्स को मेंटेन कर रहे थे। अब जब पाकिस्तान की शिप ने रिस्पांस नहीं दिया था, तो उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट की तरफ से पाकिस्तानी नेवी की वॉरशिप PNS आलमगीर का चक्कर लगाने के साथ साथ बिल्कुल इसके सामने फ्लाई पास किया गया था, जो कि एक संकेत था कि आप इंडियन वाटर में आ चुके हैं और आपको डिटेक्ट कर लिया गया। इसके बाद जो पाकिस्तानी वॉरशिप था वो वापस अपने साइड में चला गया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब तक इंडियन कोस्ट गार्ड के मैसेज इंडियन नेवी तक भी पहुंच चुकी होगी, और इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों के वॉरशिप अभी उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर वो अभी नहीं मुड़ते हैं तो आगे चल के मामला और भी खराब हो सकता है, और हो सके तो यहाँ पे
पाकिस्तान की तरफ से भी चाइना की तरह ये करने की कोशिश किया जा रहा था कि आखिर वो किस हद तक इंडियन साइड में घुस सकते हैं, या फिर उनको डिटेक्ट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, और बिना डिटेक्ट किए वो इंडियन साइड में कितनी दूरी तक आ सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो इंडियन नेवी की या कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटी या रेस्पॉन्स टाइम को चेक करने के लिए सब कर रहे थे, जैसे हरकत अभी चाइना की तरफ से रेगुलर बेसिस पर साउथ चाइना सी रीजन में किया जाता है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीने पहले भारत और यूएस के बीच एक एमओयू को साइन किया गया था, जिसमें आगे चल के यूएस की वॉरशिप्स को भारत में मेंटेनेंस या सर्विस जैसे फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा। अब लगता है कि इस एमओयू के साइन करने के बाद ही इसको तुरंत ऑपरेशनल कर दिया गया, क्योंकि अभी पीटीआई की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक यूएस नेवी की वॉरशिप चालड्यू एलएनटी की कटुआपल्ली सीपैड में आके पहुंच चुकी है, जिसकी अभी यहीं पर शेड्यूल मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क को कंडक्ट किया जाएगा। अब नॉर्मली यूएस की तरफ से अपनी वॉरशिप्स को पूरे दुनिया भर में डिप्लॉय किया जाता है, और स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए यूएस की वॉरशिप्स को जरूरत पड़ने पर सर्विस और मेंटेनेंस की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जो कि यूएस की मेनलैंड से काफी दूर पड़ जाता है। हालांकि यूएस की कई ओवरसी नेवल बेस भी अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है, लेकिन जो मेजर रिपेयर होते हैं या ओवरऑल जिससे फैसिलिटी होती है वो हर जगह वहां पे करना संभव नहीं होता है, जिसके लिए मेजर शिपयार्ड की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से यूएस की तरफ से भारत के साथ टाई अप किया गया था कि जरूरत पड़ने पर यूएस की वॉरशिप्स को भारत में से फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सकेगा, और इसे अभी भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, क्योंकि कहने को तो ये सिर्फ यूएस की शिप के रिपेयर होने वाले, लेकिन आगे चल के इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला। हो सकता है आगे चल के और भी फॉरेन कंट्रीज की तरफ से भारत के साथ सेम तरीके के एग्रीमेंट को साइन करने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को आगे चल के काफी फायदा हो सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया था कि प्रोजेक्ट 75I की रिक्वेस्ट पर प्रपोजल को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो डेडलाइन रखा गया था उसको दिसंबर तक एक्सटेंड करने के साथ साथ इस टेंडर की रूल्स और रेगुलेशन में भी कुछ बदलाव किया जाए, या फिर उनको आसान कर दिया जाए, ताकि फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को इसमें पार्टिसिपेट करने में आसानी हो जाए। अब इनिशियली इस टेंडर में जो 6 कंटेंडर पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब उसमें से बस 2 ही कंटेंडर बचे हुए हैं, जिसमें से साउथ कोरिया की दैबो शिप बिल्डिंग और स्पेन की नवंतिया ग्रुप शामिल है। इसके अलावा अभी तक इस टेंडर से स्वीडन की साब, जर्मनी की TKMS, फ्रांस की फ्रेंच नेवल ग्रुप और रशिया की रोजोब्रोन एक्सपोर्ट बाहर हो चुके हैं। अब इन 6 में से सिर्फ साउथ कोरिया, स्पेन और जर्मनी की सबमरीन ही इंडियन नेवी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी के पास भी एक्टिव एआईबी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो ऐसे में भारत के पास यहाँ पर चूज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जर्मनी की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए फाइनेंशियल और टेक्निकल कंडीशन की वजह से इस टेंडर से बाहर जाने का फैसला किया गया था, और अभी इसमें सिर्फ साउथ कोरिया और स्पेन ही बचे हुए थे। अभी हाल ही में ही नेवी की तरफ से की गई रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर दिया गया, और जो फाइनेंशियल और टेक्निकल क्लॉज वहां पे रखे गए तो उसको थोड़ा इजी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नेवी की जो रिक्वायरमेंट थे उसको पहले की तरह रखा जा रहा है, यानी कि सबमरीन्स की स्पेसिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी सिर्फ जर्मनी अकेला ऐसा कंटेंडर हो सकता है जो कि इस टेंडर में शामिल हो सकता है, क्योंकि फ्रांस, रशिया और स्वीडन इन तीनों के पास कोई भी एक्टिव एआईबी सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये इस टेंडर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि जर्मनी की तरफ से भी वापस इस टेंडर में अपनी वेट को सबमिट किया जाएगा। लेकिन जर्मनी के पास जो सबमरीन यहाँ पे मौजूद है वो डिस्प्लेसमेंट के मामले में इंडियन नेवी की रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात तो ये है कि क्या जर्मनी सेम क्लास की वेसल को, यानी कि अपनी टाइप 212D क्लास की सबमरीन को इंडियन नेवी को ऑफर करने वाला, या फिर इसकी एक स्पेशल मॉडिफाइड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया आता है जो कि नेवी की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट या रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। क्योंकि बाकी आईपी टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो जर्मनी आसानी से इस टेंडर को क्वालिफाई कर सकता है। और एक और अच्छी बात यह भी है कि जर्मनी की एंट्री होने से इस टेंडर में कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है और बिडिंग प्रोसेस में हमको आसानी होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।